हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक फिजिक्स के नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस वीडियो में सर क्या क्या आने वाला है? तो इस वीडियो में हमारे पास आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, सब कुछ। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है वर्क से। भाई जनरली हमारी लाइफ में वर्क जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला वर्ड है, मतलब कोई भी कह देता है। जैसे हम एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन की बात करें चैप्टर के लिए, तो इनका कहना यह है कि सर जैसे वर्क जो हम देख रहे हैं, जैसे फार्मर जो है खेत में हल चला रहा है, वो भी उसके लिए वर्क है। कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर्स जो हमारे पास हैं, ईंटों को, सीमेंट को उठाकर लेके जा रहे हैं, वो भी उनके लिए वर्क है। और किसी स्टूडेंट की बात करें जो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर जैसे कि आप सब मिड टर्म एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग वो भी वर्क है। एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग कर बना रहा है या फिर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाने वाला आर्टिस्ट जो भी है, उन सभी के लिए वर्क की भाई अलग अलग डेफिनेशन है। तो इनका कहना यह है कि एक किसी इंसान के लिए वर्क का मीनिंग और साइंस के लिए वर्क का मीनिंग बहुत अलग है। तो फिजिक्स क्या कहती है? एक प्रिसाइज, द वर्ड वर्क कवर्स द डेफिनिट एंड प्रिसाइज मीनिंग। हम बात करते हैं यदि फिजिक्स में, तो आगे इन्होंने इस पैराग्राफ में समझा रखा है एनर्जी एंड पावर को। तो अभी तो भाई हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्क की, तो पहले हम वर्क देखेंगे, उसके बाद आगे। भाई केस नंबर 1, यदि हम वर्क की बात करें बच्चों, वर्क होता क्या है? फिजिक्स ये कहती है जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम उसे वर्क बोल सकते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और यहाँ पर आप 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, और आपके फोर्स लगाने के बाद यदि ऑब्जेक्ट हिल जाए, मूव कर जाए, तो आप उसे क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे। फोर्स की डायरेक्शन आपकी टुवर्ड्स राइट है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो वर्क डन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक चीज हो जाती है, आप बोलोगे सर इसमें कॉस टर्म भी आया करती थी, लेकिन कॉस टर्म तब आएगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप डायरेक्ट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फोर्स हमारी रहेगी न्यूटन के अंदर और डिस्प्लेसमेंट हमारा रहेगा मीटर के अंदर, तो आप उसे न्यूटन मीटर करके यूज कर सकते हो, और या फिर जूल्स में मेजर कर सकते हो। ये इसकी ऐसा यूनिट रहेगी जिसमें आप इस क्वांटिटी को मेजर करोगे। लेकिन काफी बार ऐसा होता है बच्चों, हमारे पास फोर्स जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लगे। तो हमने क्या कहा, पहली हमारे पास जो हेडिंग आ रही है, जो बेसिक डेफिनेशन से अलग है, कि जब हमारे पास फोर्स F फोर्स जो है वो एक किस तरीके से लग रही है बच्चों? एक थीटा एंगल पर लग रही है विद द हॉरिजॉन्टल। और खास बात यह है डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस डायरेक्शन में ही होगा। हमको पता है फोर्स का कंपोनेंट यदि थीटा के साथ बन रहा है तो बच्चों हम इसे F cos थीटा बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर F का जिसके साथ कंपोनेंट थीटा बनता है उसे cos में ब्रेक करते हैं, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो F sin थीटा रहेगा। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, वर्क डन लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट को आगे बढ़ा रहा है। हो सकता था ये वाला ऑब्जेक्ट यदि ऊपर की तरफ जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती बच्चों? ऊपर। तो हम कौन सा वाला कंपोनेंट लेते? ये वाला, विच इज F sin थीटा। लेकिन अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हो रहा है, तो हम ले रहे हैं F cos थीटा इंटू S। और बच्चों यदि मैं इसे लिखूं तो मैं F S cos थीटा लिख सकता हूं, और ये हमारे पास आ जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो यहां से हमारे पास पता लगता है कि वर्क डन जो है बेटो डॉट प्रोडक्ट है ना, और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर आता है। तो हमें समझ में आया कि वर्क डन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब ये वेक्टर होने के बावजूद, मतलब वेक्टरों का मल्टीप्लाई करने के बावजूद एक क्वांटिटी हमारी कैसी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमारे पास जो आता है एसआई यूनिट इसकी जूल रहेगी, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ या ना? जैसे लिखा हुआ है ना 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रील। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है बच्चों, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों केस में हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क डन जीरो कब होगा। देखिए वर्क डन की जो हमारी डेफिनेशन है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो देखो 3 फैक्टर है जिसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। यदि फोर्स जीरो लगाई है, फोर्स लगाई नहीं गई है,
तो वर्क डन वैसे ही जीरो हो जाएगा। फोर्स लगाई गई है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। और कॉस की वैल्यू यदि 90 हो जाए तो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा हमारे पास है, थीटा जो हम लेते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल हमारे पास थीटा कहलाता है। तो पहली चीज हमने क्या रखा है कि यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एंगल 90 होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और दूसरी चीज एफ और एस या फिर बोथ आर जीरो, या तो एफ जीरो हो या एस जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, उस केस में भी आप बोल सकते हो वर्क डन जीरो रहेगा। आइए पहले बात करते हैं हम थीटा 90 वाले की। बच्चों हम सभी को पता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट ना हमारा। यदि हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका जो फोर्स है, कौन सी वाली फोर्स बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। और डिस्प्लेसमेंट उसका होता है टेंजेंशियल। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो आप बोलोगे फॉर ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसकी वजह से वर्क डन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जीरो होता है। और कहीं देख पाएंगे सर इसको? हाँ बिल्कुल देख पाएंगे। यदि आप पेंडुलम देख रहे हो तो पेंडुलम वाले केस में हमारे पास टेंशन लगती है टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट फिर से हो रहा है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारा 90, और जब एंगल 90 बन रहा है तो वर्क डन हमारा जीरो होगा। किसकी वजह से? वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन इन पुशिंग एन इमूवेबल स्टोन। कोई बहुत बड़ा स्टोन हमारे पास है और एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो उस केस में भी हमारे पास जब पत्थर नहीं मूव करेगा, मतलब स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो उस केस में भी हम बोल पाएंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है, जिसकी वजह से कोई भी वर्क डन नहीं है। नेक्स्ट चीज नेगेटिव वर्क डन कब होगा? बेटा देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो नहीं सकते। नेगेटिव क्या होगा? थीटा। थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? दो कंडीशन में। देखो ये हमारे पास ब्लॉक है, अच्छा ब्लॉक हमारे पास है ये रहा। अब ये हमारे पास ब्लॉक है। अब यदि आप इधर फोर्स लगाओगे इसके ऊपर तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। पहली चीज, कभी भी किसी ब्लॉक को जिसका मास m है आप फोर्स लगाओगे मूव कराने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। और ड्यू टू फ्रिक्शन बात करें, फ्रिक्शन लग रही है भाई इधर और मूव कर रहा है इधर, एंगल बन जाएगा हमारा 180। और एंगल 180 बनने की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन होगा ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव होने के लिए जरूरी नहीं है, जैसे आपको बता दूं cos 180 की वैल्यू -1 होती है और cos थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो, उस केस में थीटा की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये रहा आपका ब्लॉक और इस ब्लॉक पे फोर्स आप लगा रहे हो इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, एंगल कितना बनना है 90 से बड़ा, और यदि एंगल 90 से बड़ा बन रहा है तो आप बोल दोगे कि ये जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वर्क डन आपके पास ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल बच्चों हमारे पास ये है कि यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंको तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा होगा ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी बच्चों नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इस केस में क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज आपको देखनी है किस तरीके से आप समझोगे। आगे की बात करते हैं, पॉजिटिव कब होता है? भाई पॉजिटिव मैंने आपको बताया जब थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो तो हमेशा कॉस की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो उस केस में आप देखोगे यदि ये ब्लॉक हमारे पास है और एंगल 90 तक, यहां तक और यहां से कहीं भी लगाओ, चाहे यहां फोर्स लगाओ, चाहे यहां फोर्स लगाओ, चाहे यहां फोर्स लगाओ, यदि एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है तो बेटा वर्क डन हमेशा हमारा पॉजिटिव आएगा। वर्क डन हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कब? जब थीटा हमारा 0 और 90 के बीच में लाई करेगा तब। ये हमारी बात रही। आगे बात करोगे when the horse pulling the cart, यदि कोई घोड़े गाड़ी को देखा होगा, आपने तांगे को देखा होगा, बैलगाड़ी को देखा होगा, तो बैलगाड़ी में भी क्या होता है? बैल गाड़ी को आगे तरफ खींच रहा होता है और गाड़ी भी आगे की तरफ ही जाती है। तो उस केस में हम बोल पाते हैं कि भाई हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए हम ये वाली बात देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ए बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन एंड वर्क डन इज 25।
सो फाइंड द मोशन ऑफ दिस बॉडी। बेटा ये हमें बताना है, एक ब्लॉक है जो 10 मीटर चल गया है, यहां से चलना शुरू हुआ था, यहां तक चला गया है, कितना वर्क डन हुआ होगा बेटा इसमें? ये हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो 10 मीटर का हो गया है और फोर्स लगी है बच्चों हमारे पास 5 न्यूटन की। तो जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो हमारे पास आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारे पास क्या है बच्चों? फोर्स हमारे पास है फोर्स हमारी 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 है, वर्क डन हमारा कितना है जल्दी बताइए? अच्छा कॉस थीटा भी रहेगा, थीटा ही निकालना है हमें, और वर्क डन हमारा 25 आ रखा है। ठीक है, जब काटोगे इसे तो क्या लिख दोगे? 25/50 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है हाफ। थीटा हाफ कब आता है? जब थीटा हमारा 60 डिग्री लग रहा हो। तो ये रहा हमारा 60 डिग्री, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन ए वाई डायरेक्शन। बेटा एक बॉडी है जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव इन ए वाई डायरेक्शन एंड सब्जेक्ट टू फोर्स ऑफ दिस एंड वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग थ्रू ए 10 J मीटर। तो भाई एक बॉडी है जो हमारे पास वाई डायरेक्शन मूव कर रही है, मतलब यहां से लेके मूव करते करते यहां पहुंच गई। ठीक है भाई, कितना मूव करी है? 10 J कैप है बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10 J कैप आ गया है। ठीक है, वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वेक्टर फॉर्म में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स है -2I कैप प्लस 15 J कैप और -+6 K कैप, और साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट 10 J कैप। यदि कभी ऐसा आपके पास आता है तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, J है ना तो J से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डॉट में I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I जो हमारा होता है वो 0 होते हैं। तो J को I से करो तो 0, J इंटू J 150 जूल आ जाएगा, और J को K से करोगे तो भी हमारा वही आएगा 0। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कह रहा है एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने वाला है। क्या होगा भाई इसके अंदर? एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे, मतलब यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो यहां से लेके यहां तक जा रहा है, दैट पॉइंट इज ए एंड दैट पॉइंट इज बी। ठीक है भाई, अब हुआ क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब ये रहा, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसे मान लेते हैं हम ए, ये हो गया ओ, और ये हमारा ऐसे हो गया। तो ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर दे रखा है, लेकिन कहां जाकर रहा है? यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला पोजीशन। तो आपको दे रखा है क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है हमारा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ गया। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? ओ बी वेक्टर कितना है? बी वेक्टर हमारा ये रहा है 4I कैप 4J कैप प्लस 3K कैप माइनस 2I कैप प्लस 5J कैप। 4 + 4 बेटा साइन बाहर माइनस है, सबका साइन चेंज जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4J कैप प्लस 3K कैप प्लस 2I कैप माइनस 5J कैप। ये आ गया हमारे पास। सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। बच्चों ये हमारा आ गया है ए बी वेक्टर, मतलब जिसको क्या बोलोगे, एस वेक्टर। आगे कह रहा है ये रहा एस वेक्टर, और फोर्स हमारी कितनी लग रही है? 4I कैप प्लस 3J कैप। फोर्स हमारी लग रही है डॉट एस वेक्टर 4I कैप प्लस 3J कैप, 4I कैप प्लस 3J कैप डॉट 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। बच्चों 2I इंटू 4I, पहले इसको इससे करेंगे 8, फिर इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, फिर इसको इससे करेंगे तो -3, 5 जूल आ गया हमारे पास। 5 जूल इज आंसर। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। बच्चों अभी तक जो हमने बात कही
उसमें फोर्स जो क्वांटिटी थी वो हमारी कांस्टेंट थी। मतलब मूव कराने के लिए आपको 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो 5 ही लगा रहे हो, लेकिन बेटा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़े। काफी केसेस के अंदर हम फोर्स को टाइम के साथ, पोजीशन के साथ चेंज करते रहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यदि कई वेरिएबल फोर्स लगती है तो हम कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, जो भी आपके पास फोर्स है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा लिख दो और इंटीग्रेशन x इनिशियल से लेके x फाइनल तक जहां भी मूव कर रहे हैं, ये हमारा वर्क आ जाएगा। यदि आपके पास वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो फोर्स वेक्टर डॉट dx वेक्टर कर दो और x i कैप और x f और वर्क डन हमारा ऐसे आ जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन करते हैं जैसे आपको समझ में आए। पहली चीज हमारे पास आती है बच्चों, हमें f दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला में याद रहना चाहिए। f हमारा पता किस चल रहा है बच्चों, f वेरिएबल है, क्योंकि f की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। f हमें दे रखा है 20 प्लस tan y, और y तो हमारा चेंज होता रहेगा पोजीशन के साथ साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा f। यहाँ पे y है तो मैं dy लिख लूंगा। ठीक है, x होता तो fx लिख लेता, और हमारे पास y1 से लेके y2 तक की हम पोजीशन देख लेंगे, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, सॉरी ये वर्क डन रहेगा हमारा। आइए बच्चों फोर्स की बात करें तो कितना आएगा 20 प्लस 10y, और हमें इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, और पोजीशन हमें दे रखी है कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक आप जा रहे हो। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 20 हमारा कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहली चीज तो आप में जिसमें जिसको दिक्कत है 0 से लेके 1 तक 20 dy लिखना प्लस 10y लिखना, और 0 से लेके 1 तक dy लिख देना। देखो मैं ये सिर्फ उसके लिए बता रहा हूं जिसको थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और आप खुद करके देख लेना। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू कांस्टेंट बच्चों बाहर आ जाता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है हमारे पास, 0 से लेके 1 आ गया प्लस 10y आ जाएगा, y की पावर 1 है तो y 2/2 और 0 से लेके 1 तक आ, तो w इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस 10/2 और 1, काटोगे तो ये 5 आ जाएगा। w इक्वल्स टू 20 प्लस 5 25 जूल आ गया। दिस इज द आंसर जो हमारे पास दे रखा है। तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आपके पास मिल जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है इसका, जिसमें मतलब वेरिएबल फोर्स है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एक्सरसाइज में, इसके बाद हम वो भी करेंगे। ये कह रहा है बच्चों फोर्स दे रखी है हमारे पास, ये फिर से हमारे पास बच्चों आ गया है f x की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे f डॉट dx। लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, 0 से लेके 5 तक। वर्क डन हमारे पास दे रखा है, तो वर्क डन f की जगह आ जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। बच्चों आपको ना यदि ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद करके देखिए, उसके बाद देख लेना आंसर हमारे पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो वर्क डन हमारे पास बच्चों आ जाएगा, अलग अलग करोगे तो 7 का कितना आएगा बच्चों, 7x माइनस 2 का x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 का x क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से लेके 5 तक आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। वर्क डन हमारे पास आ गया है 7 इंटू 5 आ गया है, माइनस 5 का स्क्वायर चला जाएगा प्लस 5 का क्यूब चला जाएगा, और लास्ट में 0 है तो 0 हो गया। 7 इंटू 5 35 होता है, माइनस 25 हो गया प्लस 125 हो गया, 35 माइनस 25 10, तो 135 जूल आ गया हमारे पास वर्क डन के केस में। ये क्वेश्चन भी हमारे पास नीट में आया हुआ है बच्चों। अभी तक जो हमने बात की है उसमें हम बात कर रहे थे जब हमारी फोर्स वेरी करती है, मतलब फोर्स एक x या y की फॉर्म में दे दिया जाएगा, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें हम x को वेरी करते हुए देख रहे हैं। मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है, जैसे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को दे रखा है वेरी करते हुए, तो उस केस में वर्क डन का सिंबल से फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारे पास जो रहेगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हमारे पास रहने वाली है। अब हम बात करते हैं तीनों चीजों की, पहले मास निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन, और फिर पोजीशन निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस चला है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, ये हमें दे रखा है s इज इक्वल्स टू 1/3 t स्क्वायर। बच्चों जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ds बाय dt करता हूं तो मेरे पास आती है वेलोसिटी, which is equals to 2/3 into t, और t हमारा 2 सेकंड दे रखा है। जब आप मार्क करोगे तो 2y, अच्छा वेलोसिटी नहीं निकालनी है हमको, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो यहां तक हमारे पास आ गया। यदि हम बच्चों एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dv बाय dt, और dv बाय dt का मतलब क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बच जाएगा।
तो बच्चों एक्सेलेरेशन तो हमारे पास आ गया है, मास भी हमें पता है, एक्सेलेरेशन ही पता है। अब हमें चाहिए डिस्प्लेस कितना हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों हमें एस दे रखा है 1/3t²। यहाँ पे यदि मैं t की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरे पास मिल जाएगा 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, और 2 सेकंड डालता हूं तो s = 1/3 2 का स्क्वायर डाल सकते हो सर, s = आ जाएगा 4/3 मीटर। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। w हमारे पास आ जाएगा, मास की जगह हम देखेंगे 3, एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया है बच्चों 2/3, और डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया है 4/3। इससे इसे काट दो और ये हमारा वर्क डन आ गया 8/3 जूल करके। अगला क्वेश्चन भी कुछ बच्चों इस तरीके से रखा है, हमें x दिया हुआ है, और x देने का मतलब ये है कि सर x = हमारा है 3t - 4t² और प्लस t³ ये हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बात करें, यदि मैं इसे dx/dt कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 - 8t और प्लस 3t² करके। यदि मैं इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये हमारा 3 0 हो गया, -8 प्लस 6t आ गया हमारे पास। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब यदि मैं कितने एक्सेलरेशन कब निकालना है बेटा, 4 सेकंड पे, तो ये हमारा आ जाएगा a = -8 प्लस 6 × 4, 24 आ गया, और a हमारा आ जाएगा बच्चों 16 मीटर/सेकंड²। दिस इज द एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, पोजीशन भी निकालनी है। जो हमारा s दे रखा है वो हमें दे रखा है 3t - 4t² प्लस t³, और t की वैल्यू डालनी है 4, तो 3 × 4 - 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो 3 × 4 बच्चों 12 आ गया है, ये भी 4 का क्यूब है, 64 ये भी 4 का क्यूब है, दोनों कट गए, s हमारे पास आ गया है 12 मीटर। बच्चों मास यहाँ पे 3 ग्राम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्क डन = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के मतलब मास × a × डिस्प्लेसमेंट। मास की जगह 3/1000 आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह बच्चों हमारा आ जाएगा 16, और ये हमारा आ जाएगा 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 × दिस 12 × ये कितना आ जाएगा 196, 196 × 3, 6 × 18, 1 9 × 27, 28 और 2, तो 3 और 2, फिर 588 आ गया, 588/1000 जूल, मतलब 588 मिली जूल लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज 588 576, ये क्या आ रहा है 6 × 18 578। कुछ गलती कर दी क्या बच्चों हमने, ओहो ये हमारा 192 आना चाहिए, 192 इंटू करोगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 6 9 27 28 2 और 5 5, अच्छा 3 2 6 और 1 7, 576 ये आ गया 576। और ये हमारा आ जाएगा मिली जूल, अपॉन 1000 है ना, इसलिए आप मिली जूल लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, अब हमारे पास क्या रहा, अब हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इसमें लगना है चेन रूल। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो पहले, फिर देखना क्या समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। चेन रूल की मैं बात करता हूं, चेन रूल हमारा होता है जब कभी भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर, फंक्शन, उसके बाद एंगल, यदि एंगल है तो। वैसे लीनियर फंक्शन है तो उसमें एंगल नहीं होगा, तो पहले पावर का और फिर फंक्शन का करेंगे। जैसे कि बच्चों हम बात करें दोबारा से, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है F × dx। ठीक है, फोर्स हमें दे रखी है क्या, फोर्स की जगह हमें ये दे रखा है। वर्क डन निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, ये फोर्स की जगह m a × dx। फोर्स की जगह m हमारा कितना आ गया 0.5 kg,
इंटू एक्सेलरेशन की जगह कितना आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा बच्चों, हमें एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। हमें v दे रखा है a x की पावर 3/, ठीक है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dv/dt तो क्या आएगा, ये तो एक कांस्टेंट दे रखा है बेटा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है, पावर का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सॉरी। तो ये हमारा आएगा, पावर का क्या होगा, पावर आगे आती है और 1 कम हो जाता है, तो ये आ जाएगा x की पावर हाफ। तो ये तो हो गया पावर का। अब फंक्शन क्या है बच्चों हमारे पास, x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, dx/dt। तो बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, dx/dt इज व्हाट, dx पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो dv/dt इज इक्वल्स टू a 3/2 x की पावर हाफ dx/dt मतलब वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का मतलब क्या है, a 3/2 x की पावर हाफ और वेलोसिटी की वैल्यू थी a x की पावर 3/2। बोलो हाँ है ना भाई। हमने क्या करा, हमें v दे रखा था, हमने कहा कि इस फॉर्मूले के लिए हमें a चाहिए। अब a कहां से निकालें, a के लिए हमने डिफरेंशिएट करना शुरू करा। जब डिफरेंशिएट करना शुरू करा तो हमारे पास x था, लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमारे पास a एज इट इज रहा, इसकी पावर आगे आई, एक पावर कम करी और dx/dt कर दिया। ये चीज आपको स्टेप समझ में आना बहुत जरूरी है। dx/dt हमारी होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, a into a कितना आ गया, a², तो 3/2 a² और x की पावर 1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू a² x की पावर 2 आ गया, क्योंकि 4/2 आएगा तो 2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों आ गई वैल्यू एक्सेलरेशन की। लेकिन a की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है बच्चों, a इज व्हाट 5, वैल्यू पुट कर दो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2 5 का स्क्वायर x² और ये हमारा आ जाएगा, ये है हमारा एक्सेलरेशन है। तो 5 का 5 ये हमारा कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 3 75/2। तो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन का 75/2 x² dx। और कहां से कहां तक जाना है भाई, 0 से लेकर 2 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू से बाहर निकाल लो, ये हो गया 5/10, ये हो गया 75/2 x³/3 0 से लेके 2 तक। वर्क डन हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये कुछ होगा नहीं, 5 से काटोगे तो चला जाएगा, तो 2 आ गया, 75/4 आ चुका है, 3 भी बाहर आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 75/3 इंटू 4, और ये बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 8 ही आ गया, और ये आएगा तो 0 आ गया, है ना। 2 2 जा 4, ये वाले 3 कहां से आया, ये हमारे पास 3 बाहर आ गया। बच्चों ये चीज हमारे पास आ गई है, और जब आप इसे लिखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, और ये काटोगे तो हमारा काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बच्चों ये भी हमारा 25 आ जाएगा, 25 इंटू 2 50 जूल आ गया। दिस इज द वर्क डन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके पास ये वर्क डन निकालने का। अगले, ये भी हमारे पास बच्चों v दे रखा है, v इज इक्वल्स टू अल्फा s की पावर हाफ। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, dv/dt मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, पावर आगे आएगी, हाफ आगे आ गया, s हाफ माइनस 1 डॉट ds/dt, पावर आगे आई, पहले पावर का किया फिर फंक्शन का कर दिया, तो कितना आ गया ये 1/2 अल्फा s की पावर माइनस हाफ डॉट ds/dt बच्चों कितना होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा s की पावर माइनस हाफ डॉट v की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा s की पावर हाफ। बच्चों बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है तो 0 हो जाएगा, a हमारा आ गया है 1/2 अल्फा स्क्वायर। दिस इज द, कह रहा है कितना टाइम में बताइए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड डिस्टेंस कवर्ड इज दिस, और हमें चाहिए क्या बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा ma हो गया, यहां तक तुम्हारी बात आ गई। दूसरी चीज हमें क्या निकालना है, हमें इसके लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, dx चाहिए बच्चों में,
dx, ये क्या करें हम इसका, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन हमारा सही टाइप हुआ है ना, लोकोमोटिव फोर्स, और ये हमारा आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास आ गई है, और हमें टी टाइम में चाहिए, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट टी टाइम, ठीक है, ये हमारे पास चीज आ गई। यदि मैं इसकी बात करूं, फोर्स में हमारे पास क्या है, m इंटू ए, अब ए तो हमारे पास आ गया ना, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, आप क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमारे पास क्या होती है, m इंटू ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, m, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अल्फा स्क्वायर, और हमें s नहीं पता लग रहा है यार अभी भी, हमें कुछ हिंट इसमें दे रखा है क्या, इसने क्या रखा है, लोकोमोटिव चलना शुरू हुआ है, वेलोसिटी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड वर्क डन दिस फर्स्ट टी सेकंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। बच्चों हमें यहाँ पे u इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमें निकालना है s इज इक्वल टू 1/2 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u हमारा 0 है, 1/2, a की जगह कितना आएगा बच्चों, a कितना है 1/2 अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो s हमारे पास आ जाएगा 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब वही इस वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू m 1/2 अल्फा स्क्वायर, और s की जगह 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1/8 m अल्फा स्क्वायर, नहीं m अल्फा 4 टी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर ही आ रहा है बच्चों, 1/8 m अल्फा के पावर 4 टी स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे चेक इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर जो कंडीशन थी वो हमें टी की टर्म्स में ही चाहिए थी, अदरवाइज मुझे लगा यहाँ पे शायद हो सकता है टाइम हमें फर्स्ट टी इज इक्वल टू समथिंग, सपोज कुछ लिखा हुआ होता और मिसप्रिंट होता, तो हम t इज इक्वल टू 2 सेकंड लिखा होता या 5 सेकंड लिखा होता, तो मैंने कहा एक बार यदि चेक कर लेता हूँ, यदि हमारे पास यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड होता तो बच्चों हमें t की वैल्यू 2 डालनी पड़ती है यहाँ पे, अदरवाइज वैसे इन्होंने t ही दे रखा था, क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई भाई वर्क डन की। एक बार थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग हमने वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी, यदि पैरेलल डायरेक्शन में है तो अलग है, यदि थीटा एंगल पर जा रहा है तो हमारे पास fs cos थीटा लगा देते हैं। फिर हमने इसकी देखा कि वर्क डन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके एग्जांपल पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन निकालने के लिए एक हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है, f वेक्टर डॉट s वेक्टर, उसके ऊपर हमने 3-4 क्वेश्चन करे। फिर हमने कहा फोर्स वेरी भी कर सकती है, तो वेरिएबल वाला देखा, और उसके बाद हम करते करते यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आप जब देखोगे तो मैं आपको सबको बताऊं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला और इससे पहले वाला किया होगा। आगे की बात करें तो हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड, किस तरीके से यदि हम ग्राफ दिया जाए और या फिर ग्राफ बनाना पड़े तो किस तरीके से वक्र निकाल सकते हैं, वो देखने वाली बात है। बच्चों यदि हम बात करें, एरिया हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारा ग्राफ था यहां से लेके यहां तक, ये रहा ग्राफ, इससे शुरुआत होगा और यहां तक है। और हमने कहा जब मुझे चाहिए इसके नीचे का, मेरे को ये पता है कि फोर्स का है और ये एक्स का है, ये वाला जो हमारा है ये हमारा फोर्स है, और ये हमारे पास इस वाले एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, तो क्या बोलते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो भी कर्व बन रहा होगा उसके नीचे का एरिया ले लो, ये एरिया, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया का फाइंड कर लोगे तो बड़े आराम से वर्क डन आ जाएगा। लेकिन सर एक चीज हमारे पास डाउट है, ये ग्राफ तो ऊपर की जगह नीचे भी हो सकता है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कि बच्चों यदि ये एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे और नीचे बन रहा है तो ये नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या क्या इफेक्ट डालता है। वर्क डन निकालते वक्त आपको हमेशा देखना है कि एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा और नीचे है तो नेगेटिव रहेगा ग्राफ के केस में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अभी ग्राफ आपका ऊपर है, हमें क्या करना है भाई, इसका एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालने के लिए पता लग रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, ये 3 और ये 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस करोगे तो 1/2, इसका बेस कितना आ जाएगा 3 to 6, 3 आ गया बच्चों, ये वाला डिस्टेंस 3 तो है ना, 3 और हाइट कितनी है, ये भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो
वर्क डन आ गया 3 to 3 9 प्लस 3 9 और ये 9/2, तो 9 प्लस 4.5 करोगे तो 13.5 जूल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज द 13.5 जूल वर्क डन। कैसे निकला बेटा? ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर ग्राफ, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब कभी ग्राफ ऊपर होगा तो पॉजिटिव है, नीचे होगा तो नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास का सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। बच्चों इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो हमने बात कही थी, जो सबसे पहले आप पार्ट निकालोगे पहले ही पेज पे, इन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जनरली मतलब अपने आसपास के एग्जांपल में देखते हो, जैसे कह रहा है somebody who has capacity to do work for 14 to 16 hours, किसी इंसान के पास 14-16 घंटे की ताकत है, कैपेसिटी है, उसके अंदर स्टेमिना है इतना, तो कह रहा है उसको हम एनर्जी बोल देते हैं। एंड वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। जैसे आप देखोगे ना कि आप यदि 1 किलोमीटर दौड़ पाते हो, लेकिन दूसरा आदमी है जो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दौड़ कर सकता है, तो आप कहोगे कि भाई उसके अंदर स्टेमिना एनर्जी ज्यादा रहती है। वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर एंड एनर्जी इज दस कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हम यदि सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? काम करने की क्षमता को एनर्जी बोल देते हैं। तो एनर्जी या एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, इसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी की यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है और ये सीजीएस में अर्क से हो जाता है। हम बात करते हैं एनर्जी हमारे पास बच्चों बहुत टाइप की होती है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं विंड चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो विंड के अंदर भी एनर्जी होगी, तो विंड एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, वेव एनर्जी हो गई, काइनेटिक, पोटेंशियल। लेकिन मैं आपको बताऊं जनरली हमारे पास उन सारी एनर्जी में जो किसी भी चीज में, किसी भी मीडियम में जो एनर्जी आ रही है वो जनरली आ रही है या तो वेलोसिटी की वजह से या फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन या फिर पोजीशन की वजह से। तो हम बात करें एनर्जी तो हमने बहुत सारी पढ़ रखी है, लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। ये दो टाइप की होती हैं। एक तो बच्चों हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी और ये होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें दो एनर्जी बच्चों इस चैप्टर में पढ़नी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। आइए देखते हैं आगे क्या चल रहा है इसमें। तो पहली चीज हमारे पास आती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वेलोसिटी है और उसका कुछ मास है, तो उसके अंदर आप बोल पाओगे काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, ठीक है भाई। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी देर के बाद यही मास, थोड़ी देर के बाद बच्चों 2 kg का मास से चलने लग गया है 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो पहले वो इतने चल रहा था, फिर वो इतने चल रहा है। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो आपने पहले 9th में पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 mv²। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इन ए बॉडी एट पॉइंट ए, जैसे ए पॉइंट डाल देते हैं ऐसे भी डाल देते हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा 1/2। मास बच्चों इसमें 2 है और वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 जूल। मतलब इस टाइम पर उस 2 किलो के ऑब्जेक्ट के अंदर 25 जूल की एनर्जी थी। लेकिन कुछ देर के बाद हमने पाया जब वो 180 किलोमीटर पर आवर और 180 इंटू 5/18 से करोगे तो ये हमारा 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। तो बच्चों जब उसकी वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2, मास 2 ही रहेगा और ये हमारा 50 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे काटोगे तो हमारा 2500 जूल लग जाएगा। तो हमें लॉजिकली ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे काइनेटिक, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जनरली मास तो हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है। तो इस तरह की बातों को सुनने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? सेम आ गया भाई। काइनेटिक एनर्जी हम निकालें कैसे? यदि कोई एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहे तो क्या करेंगे? हमारे पास हमने लिया है बच्चे को ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम F, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u। लेकिन फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और स्पीड बढ़ने के बाद हो चुकी है कुछ टाइम के बाद v। जैसे आप देखोगे जैसे कभी कोई मोटरसाइकिल, कार या रिक्शा भी कोई बंद हो जाता है
और वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो कुछ लोग पीछे से आके फोर्स लगा देते हैं। जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पहले वेलोसिटी u थी, फिर थोड़ी देर बाद v हो गई। लेकिन जब उसने वेलोसिटी u से v हुई होगी, उस टाइम में एक चीज और हुआ होगा बच्चों, क्या? उस टाइम पर डिस्टेंस भी कवर किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने। तो यदि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमें पता ही है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। वर्क डन जो हमारा आया होगा वो आया होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 आया होगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया? फोर्स इनटू s। फोर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है? m इंटू a इंटू s आ गया। ये चीज हम लिख सकते हैं। लेकिन जब यहां पर आप ये चीज लगाओगे, यूज करोगे, जब ये हमारे पास आ गया बच्चों, और मुझे पता है एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़ा है हमने, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू as। as की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो वर्क डन हमारा कितना आ गया है? m 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गई, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। जब बच्चों कभी मोशन के अंदर इनिशियल और फाइनल एनर्जी, वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, तो वहां पर हम 1/2 mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोलते हैं और इसको इनिशियल। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं। बच्चों एक चीज और है, यदि सपोज मान लो इफ u 0 होता तो वर्क डन डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि u आपका क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया, तो डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो? 1/2 mv स्क्वायर। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काफी बार आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन के बराबर पुट कर देते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों कर दिया आपने? क्योंकि बच्चों वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है? सेम है। जब गाड़ी के पीछे 4 लोगों ने मिलकर धक्का मारा होगा, तो उन चारों ने गाड़ी के ऊपर वर्क डन करा, और उनके धक्का मारने की वजह से जो गाड़ी थी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए आप उसे बोल रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आया है, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में। अब हम जैसा कि अभी हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, और मोमेंटम हमको पता है, मोमेंटम हमारा होता है p इज इक्वल्स टू mv। तो m यहाँ पे तो v स्क्वायर है, यदि मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2 m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m। इसे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर बाय 2m। और mv हमें पता है क्या होता है, mv का मतलब होता है p, तो k इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। तो ये बच्चों हमारे पास आ गए हैं मोमेंटम। यदि कभी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना हो तो ये आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक चीज और बच्चों, यदि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, या फिर हम ऐसे ही बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या पुट करते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? k p स्क्वायर बाय 2m। तो आप इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर देखते हैं। इसकी जगह और एक काम कर सकते हैं हम, एक ये पूछा सकता है परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल लीनियर मोमेंटम, सॉरी, इन लीनियर मोमेंटम p। तो लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज कैसे निकालोगे आप? लिखोगे p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इनटू 100, ये आ जाएगा। अब p कैसे निकालें भाई? सर
2m को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2m k इधर आ गया, अंडर रूट p स्क्वायर है, अंडर रूट यदि हम ले लें 2m k तो हमारे पास p आ जाएगा। बच्चों इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये चीज हमारे पास फाइंड हो सकती है। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम पता लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो हमने निकाला था वो था कांस्टेंट फोर्स के लिए, जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल रहे थे। अब हमारे पास ऐसे कि वेरिएबल फोर्स लग रही है। हुआ क्या है, हमारे पास जो फोर्स लगाया गया है, अब ये फोर्स वेरिएबल है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। लेकिन हमने क्या करा, हमने कहा भाई थोड़े से डिस्टेंस यहां से लेके जब यहां तक गया, इसको हम बोलते हैं dx। तो dx डिस्टेंस के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन इज, यदि हम छोटे डिस्प्लेसमेंट ds, अच्छा इन्होंने यहाँ पे हमने ds वेक्टर लिख रखा है, तो बच्चों आप यहाँ पे ds वेक्टर लिख सकते हो, ds वेक्टर ऐसे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, तो स्मॉल वर्क डन हमारे पास आएगा, तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप चाहोगे तो इसे लिख पाओगे f ds cos 0। क्यों? क्योंकि बच्चों फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 आ गया। फोर्स हमारे पास कितना है वो नहीं पता, फोर्स को हम ma लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा ds। बच्चों ma का मतलब क्या है? अब देखो जनरली मास वेरी नहीं करता, मास वेरी कर भी सकता है, ये हमने लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है। लेकिन सपोज मान लेते हैं मास कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा dv बाय dt इनटू ds। बच्चों यदि इसमें ds बाय dt को मैं लिख लूं, क्या लिख सकता हूं इसे? mv dv आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुकी है पहली इक्वेशन जो हम यूज कर पाएंगे। टोटल वर्क डन निकालना हो तो बच्चों, टोटल वर्क डन निकालना हो तो dw हमारे पास आ जाएगा mv dv, इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल तक, 0 से लेके w तक। क्यों सर u से v क्यों लिया हमने बच्चों? क्योंकि मास कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। तो हम क्या लिखें इसमें? हम लिखेंगे w इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट ले लो, v की पावर 1 है, तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 u से लेके v तक। तो w इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 m v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 m u स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप इसे ही फाइंड कर सकते हो, और ये वाली चीज हमारे पास आ गई है फॉर वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए न्यूमेरिकल है बच्चों। ये कह रहा है बॉडी है जिसका मास 4 kg है, तो मास हमें दे रखा है 4 kg का है और फोर्स लगाई जा रही है 16 न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन आ चुका है हमारे पास, ये 16 न्यूटन, ठीक है भाई। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ 10 सेकंड? तो बच्चों F इज इक्वल टू हमारे पास ma होता है, F हमें 16 दे रखा है, मास हमारा 4 है, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों फ्रॉम द एंड ऑफ 10 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u हम बेटा हमारे पास 0 हो गया है, और v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं हम, और v कितना आ जाएगा? u 0, a हमारा 4 है, टाइम हमारा कितना है 10, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर, तो 1 बाय 2। व्हाट इज मास? मास हमारा 4 है, वेलोसिटी 40 का स्क्वायर है, इससे काटोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1600 3200 जूल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास 0.3 kg। भाई ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप सारी वीडियो देखते हुए आए हो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट करके सॉल्यूशन लिखना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो वो कर दो, शेयर बाद में कर देना, पहले लाइक कर दो इसे। आगे बात करते हैं। ये कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.3 kg। आप इसे पढ़ लो, लिख लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि हम इसे एक ही पेज पर लिख पाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है भाई। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। पहली चीज, ब्लॉक का डायग्राम ये रखा है, सिस्टम में आपको बताता हूँ, इस टाइप से रहा होगा। एक ब्लॉक हमने यहाँ रखा हुआ है, मास m का, एंगल बच्चों थीटा होगा, वो हमें नहीं पता है, लेकिन बच्चों हमें पता है जो लेंथ है इसकी वो हमारी दे रखी है 10 मीटर और हाइट हमारी जो है वो 5 मीटर की है। तो 5 मीटर की हाइट और 10 मीटर की लेंथ, तो मतलब कि ये हमारे एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा की जब हम बात करेंगे तो P/H हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P के वैल्यू 5 और हाइपोटेनियस 10, काटोगे तो 1/2 आ गया। थीटा इक्वल टू आ चुका है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बच्चों हमारे पास आ चुका है थीटा। ये चीज हमें पता लग गई। कह रहा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, और इन दोनों के बीच में जो ब्लॉक में ये है म्यू की वैल्यू 0.15 दे रखी है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है ओवर द राउंड ट्रिप, मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त भी और ऊपर से नीचे आते वक्त। तो केस नंबर 1 जो ए निकालने वाले हैं, ब्लॉक हमारा ऐसे था जिसका मास कितना दे रखा है बच्चों 0.3 kg, 0.3। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर दे रखी है। भाई इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी नीचे, mg sin थीटा। फोर्स बहुत सारी लग रखी होंगी पर हमें उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भाई, चलिए तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका आएगा फोर्स इनटू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180। तो ये हमारा आ जाएगा mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट और -1। बच्चों -1 आगे ले लो, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 है, 3/10। g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है 9.8 ले रखा है। 10 sin थीटा की वैल्यू sin 30 है तो 1/2 आ गया, और s हमारा यहां से लेके यहां तक का 10 है तो ये 10 आ गया। इसे काट दोगे बच्चों, 10 से 10 कट गया, यहां से काटोगे तो 5, और ये हमारे पास आ गया है -15 न्यूटन। वर्क डन निकाला है तो न्यूटन नहीं आएगा, ये जूल आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना जूल आ गया है। वैसे जब हम बात करेंगे तो g की वैल्यू यदि 9.8 ले लूंगा ना बेटा, तो ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर 14.6 या 8 करके कुछ आ रहा होगा, इतना ही वेरी करेगा बस। तो ये वाला काम हुआ है बच्चों नीचे से ऊपर जाते वक्त। लेकिन बच्चों उन्होंने क्या बोला है कि आप ये बताइए कि राउंड ट्रिप में, मतलब नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे आना है, उस वाले केस में क्या होगा बच्चों, जब आप दोबारा ऊपर से नीचे आ रहे होगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे ही होगा और mg sin थीटा भी नीचे ही होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी उस टाइम पर फोर्स बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 0 पुट कर दोगे, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो fg इनटू s आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा 15 जूल। इसने बोला टोटल वर्क डन बताओ राउंड द ट्रिप, तो बेटा ऊपर जाते वक्त -15, नीचे आते वक्त +15, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी राउंड द ट्रिप, दोबारा वापस आने में -15 + 15 = 0 आ गया हमारा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? तो 0 वर्क डन हमारा आएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। हो क्या रहा होगा बच्चों, जब ये ब्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो जब ये 0.3 kg का है, आपको फोर्स लगानी पड़ रही होगी, और ये पूरा फोर्स लगेगी Fs, और एक लगेगी हमारे पास mg sin थीटा। तो यहाँ पे इस फोर्स को जब आप नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? आप बोलोगे सर F = mg sin थीटा प्लस Fs। बच्चों Fs क्या होता है बताइए? सर Fs हमारा होता है mg sin थीटा प्लस μs × n। n कितना रहेगा बच्चों? ये हमारा n होगा, और ये हमारा लगेगा mg cos थीटा। तो कितना आ गया हमारे पास? लास्ट है ये mg sin थीटा प्लस μs mg cos थीटा। ये बात समझ में आई नहीं आई? mg कॉमन ले लीजिए, तो f हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स आ रही है वो हमारी आ रही है sin थीटा प्लस μs cos थीटा। ये हमारी अप्लाइड फोर्स आ गई। अब क्या करोगे बच्चों? हमें निकालना है सर वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालें हम? वर्क डन के लिए सर हमें करना पड़ता है, ये रही फोर्स, हमें निकालना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स।
तो क्या लिखोगे, फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। ऐसा क्यों बच्चों, आप फोर्स भी इधर अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया, जीरो हो गया। फोर्स अप्लाइड कितनी आ गई है, m इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चों, यहां से यहां तक जाने में आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ये आ गया। m की वैल्यू पुट कर सकते हो, m की वैल्यू हमारे पास 3/10 है, g की वैल्यू 10 है, साइन 31/2 होगा। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, म्यू की वैल्यू है 0.15, ये 0.15 आ जाएगा। और बच्चों cos 30 की वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू 10 होती है। 10 से 10 कट गया, सॉल्व करके देख लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके काम आप करके वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाल सकते हो। लास्ट वाला बच्चों काम हमारे पास है वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। इसमें भी क्या हो रहा है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स बनाना क्या होगा, जब ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा होगा, सबसे पहले तो ऊपर जा रहा है ये, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इस तरफ, थीटा कितना बनेगा बच्चों 180। तो मैं आपसे बताऊं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या लोगे, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180। और बच्चों जितना ऊपर जाओगे और ऊपर से जब नीचे आओगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर, यहां पे भी कितना होगा 180, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वर्क डन सेम रहेगा और नेगेटिव ही रहेगा। तो -180 की जगह बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स अभी हमने यूज करी थी, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है म्यू mg cos थीटा। सर ऐसा क्यों, वो रहेगा म्यू इंटू एन होता है, और इस केस में हमारा जो n है वो क्या है, n mg cos थीटा के बराबर है। बेटा इसके बाद fs कितना आएगा, म्यू s mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 2, क्योंकि राउंड द ट्रिप मांग रहा है ये। इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। म्यू एस की वैल्यू पता है, एम की पता है, जी की पता है, cos 30 है, एस 10 है, और ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में पूछ रहा है बच्चों कि ये मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे आप। फिर ये कह रहा है कि इन चारों में रिलेशन क्या था, मैं आपको बता दूं, देखो रिलेशन क्या है, मैं आपको सिंपल सी बताता हूं। अभी हमने निकाला था वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगा वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय और कौन सा था, फ्रिक्शन था, ग्रेविटी था और अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये तो जीरो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इन तीनों का सम कर देना, जो भी ये आ रहा हो ये तो जीरो आएगा। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय दिस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, यदि वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे बड़े आराम से। बात समझ में आ गई भाई। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और इसका था। कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। बेटा क्या होगा, जब ये कह रहा है कि 4 टाइम हो चुका है इनिशियल वैल्यू के, तो न्यू मोमेंटम बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम, तो के इनिशियल बच्चों हमारे पास के रहा होगा, के फाइनल जो हमारे पास रहेगी 4k हो गई है। तो मुझे बताना न्यू मोमेंटम क्या रहेगा। बच्चों मोमेंटम का तो फॉर्मूला ये होता है √2mk। यदि मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो ये आया होगा, और फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा के इनिशियल, और के इनिशियल हमारा कितना है k, तो √2mk आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो 2m k फाइनल, k फाइनल कितना है 4k, तो 2m 4k। बच्चों 4 को बाहर लाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 2mk हो गया। तो भाई ये तो हमारा इनिशियल मोमेंटम था, इसके डबल हो गया, मोमेंटम इज ट्वाइस, मोमेंटम बिकम ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। बात समझ में आ गई आपको। पहले वाला तो ये था, अब देखो कितना हो गया है, p फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी जगह डाल सकते हो p इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल के 2 टाइम्स हो गया। कह रहा तो बॉडी है भाई, दोनों का मास m और 4m दे रखा है विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की फर्स्ट पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की सेम है, तो 1/2m v1 स्क्वायर 1/2m v2 स्क्वायर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है,
मास दोनों के अलग अलग हैं, तो इसका 1 और इसका 2 लिख लो, इसे काट दो और इनकी वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम में रिलेशन फाइंड करना है। ओ माय गॉड, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जब मोमेंटम में रिलेशन चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मोमेंटम हमारा रहेगा 2m1k1 के इनिशियल, और दूसरे वाले का रहेगा, ये फर्स्ट वाले का मोमेंटम हो गया p1, और ये काइनेटिक एनर्जी में भी ki नहीं, यहाँ पे 1 आएगा। k1 पार्टिकल और p2 की बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2m2k2 पार्टिकल। बच्चों में क्या रखा है, k1 और k2 क्या है, बराबर है, k के बराबर, तो लिख लो p1 by p2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m1 k1 और 2m2 k2। दोनों बराबर है, कट गए, 2 से 2 कट गया, तो p1 by p2 हमारे पास आ गया है अंडर रूट m1 by m2। बच्चों मास का रेशियो बताना कितना है, m और 4m, तो p1 by p2 हमारे पास आ जाएगा m by 4m, इससे ये कट गया, 1 by 2 आ गया, तो 1 by 2 ऑप्शन में है क्या, ये सिंपल सा एमसीक्यू के लिए हमारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मास m इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u0 है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है, तो क्या करना है भाई, हमें हमको बताना है कि अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो u हमारा 0 रहा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और फोर्स एक फॉर्मूला होता है, बट हमें चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय इन दिस मास m ट्रैवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमारे पास एक आ गया है, एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलना शुरू हुआ है m और यहाँ तक चल गया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है हमारे पास, ठीक है ना, तो बस ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कांस्टेंट फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू m रहा होगा, F बाय m की जगह हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया होगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर क्या चाहिए भाई, हमें बताओ, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv², और बच्चों ये हमारे पास जो चीज है v² हमें निकालना है, u0 है और डिस्टेंस कितना चल रहे हैं d, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो बच्चों v² निकालना है, u0 है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a हमारा आ गया है f बाय m और s की जगह हमारा आ जाएगा डिस्टेंस d, तो ये हमारा आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू 2f बाय m। वैल्यू पुट कर दें क्या, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रही है बच्चों 1 बाय 2 m, v² की वैल्यू आ रही है 2f बाय m, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारे पास आ गई है f एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, तो ना तो m ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, m ये वाला, क्योंकि इसके साथ में m की पावर 0 लिखी जा सकती है। सिंपल सी चीज थी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और ये आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, बच्चों काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ा दी गई है, तो k इनिशियल मेरी रही होगी, मान लेते हैं k, और k फाइनल मेरी हो चुकी है k इनिशियल प्लस 300% ऑफ k इनिशियल, तो बच्चों मैं लिखूंगा k इनिशियल को k लिख सकता हूं, 300% का मतलब होगा 300 बाय 100 और इंटू k 0 0 कट गए, तो k प्लस 3k विच इज इक्वल टू 4k आ गई है k फाइनल। इसने पूछा है चेंज इन मोमेंटम बताइए बच्चों। चेंज इन मोमेंटम के लिए मैंने आपसे कहा था ये हमारा होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। बच्चों p फाइनल कितना होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 2mk फाइनल अंडर रूट ऑफ 2mk इनिशियल अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk इनिशियल इंटू 100। तो अंडर रूट ऑफ 2m हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये हमारा बचेगा 2m k फाइनल माइनस k इनिशियल अंडर रूट 2m k इनिशियल इंटू 100, ये ऐसे कट गया। k फाइनल कितना बचा हमारा 4k, अंडर रूट 4k अंडर रूट k अंडर रूट k इंटू 100। बच्चों कॉमन क्या आएगा बताइए, अंडर रूट k कॉमन आ जाएगा, इसमें कितना बचेगा, अंडर रूट 4 बच गया, अंडर रूट 1 बच गया,
√1 बच गया और √k बाहर आ गया 100, तो ये इससे कट गया। √4 का मतलब होता है 2 -1 × 100% हमारे पास इंक्रीमेंट मोमेंटम में बदल जाएगा। बच्चों मुझे बार बार ना माइक चेक करने जाना पड़ रहा है क्योंकि माइक हमारा 1% बैटरी रह गई है उसकी, तो देखो कितनी देर चल जाता है, वो भगवान मालिक है उसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोमेंटम 50% बढ़ा दिया है, तो मोमेंटम इनिशियल हमारा मान लेते हैं p, और p फाइनल हमारा हो चुका है p इनिशियल में 50% बढ़ा दिया है, तो ये p इनिशियल को p लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं, इंटू p लिख सकते हैं। काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो p + p/2, तो हमारा आ जाएगा 3p/2 आ गया है p फाइनल। ये चीज हमारे पास आ गई बच्चों। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी आती थी k फाइनल k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100। बच्चों k का फॉर्मूला हमारे पास होता है p²/2m, तो p कितना है हमारा? p कौन सा वाला? फाइनल वाला, तो ये आएगा 3p/2 का होल स्क्वायर बाय 2m, p इनिशियल का स्क्वायर बाय 2m, p²/2m इंटू 100। बच्चों ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9p²/4 इंटू 2m माइनस p²/2m अपॉन p²/2m इंटू 100। बच्चों p²/2m कॉमन ले सकते हैं, हमारा आ जाएगा 9/4 माइनस 1 अपॉन p²/2m इंटू 100, कट गया। एलसीएम ले लोगे तो हमारा आ जाएगा 9 - 4/4 इंटू 100, काटोगे तो 25 और ये काटोगे तो हमारे पास 5 × 25 विच इज 125% हमारा चेंज आता है। भाई फॉर्मूला हमें जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे ही लगाना है। सबसे पहले ये काम करा करो, जिसमें भी चेंज दे रखा हो, आपने पहले लास्ट वाले में देखा उन्होंने कहा था काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, तो मैंने k इनिशियल k फाइनल लिखा, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। यदि मोमेंटम में है तो मोमेंटम में लगाइए। अगला कह रहा है पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड, बेटा उसमें प्रोजेक्टाइल में भी करा था हमने क्वेश्चन। ये कह रहा है पार्टिकल को फेंका गया है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या होता है? हमारी सिर्फ vx होती है, विच इज u cos थीटा, क्योंकि vx = ux होता है और ux क्या होता है? u cos थीटा। तो कह रहा है प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हैव काइनेटिक एनर्जी k। तो बताना है आपको जब 45 डिग्री पे एक पार्टिकल को फेंका हमने, उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एनर्जी k थी, तो हाईएस्ट पॉइंट बताना है आपको। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे k इनिशियल कितनी रही होगी? 12m⁴ है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पे k फाइनल कितनी रही होगी? 1/2m, हमारा होगा vx², क्योंकि सिर्फ एक ही बचा होगा, और तो 1/2m vx की जगह लिख सकते हैं u cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये लिखोगे 1/2m u² cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख दोगे? k इनिशियल मतलब k cos स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 का स्क्वायर k/2 आ गया। सिर्फ इस तरीके से आप निकाल सकते हो इस चीज को। आगे बच्चों, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg हैज ए मोमेंट ऑफ इतना, फोर्स इतना अप्लाइड ऑन फॉर दिस फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये वाला है। ये वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला। ये कह रहे हैं मास m है, m हमारे पास दे रखा है 5 kg, ठीक है बच्चों, ठीक। मोमेंटम हमारा दे दिया है p = हमारे पास आ गया है 10 kg/s, ठीक है बच्चों। फिर फोर्स हमारे पास दे रखी है 0.2 न्यूटन, F हमारे पास दे रखी है 0.2 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अप्लाइड फॉर 10 सेकंड, T हमारे पास दे दिया है 10 सेकंड के लिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों। दो तरीके हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, एक तो 12mv² माइनस 12mu², या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरीके से निकाली जा सकती है। मास हमें पता है, यदि v और u निकाल लो तो हमारा काम चल जाएगा। देखो पहले मोमेंटम, जिस टाइम पे पार्टिकल को मोमेंटम दिया गया तो p = बच्चों mv था, इनिशियल था तो mu लिख लेते हैं।
मोमेंटम 10 हो गया, मास 5 है, यू हमारा ये आ गया, काटोगे तो यू की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड का था। बच्चों फोर्स लगाई गई इस पे इतनी, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। फोर्स 0.2 थी, मास हमारा कितने देखा था 5, और एक्सप्रेशन हमारा आ गया बच्चों ए। तो 2/10 इंटू 5 इज इक्वल टू ए आ गया 2/50। तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ये हमारा आ जाएगा 4/100। ठीक है, चलो 2/50 लिख दो, मत करो इसे चेंज। अब में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये रहने दो चलो। ठीक है, 2/50 आ गया एक्सप्रेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए आ गया। आगे बताइए बच्चों क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v u कितना है बच्चों, u हमारा 2 था, टाइम 2/50 हमारा ये हो गया, और टाइम कितना था 10 सेकेंड, 0 0 काट दो, v हमारा आ जाएगा 2 + 2/5। एलसीएम ले लो, 12/5 आ रही है वेलोसिटी फाइनल वाली, 12/5। आइए वैल्यू पुट कर दें इसमें, हमें निकालना है क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना। तो 1/2 m कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है ना, क्या लिखेंगे 1/2, मास कितना है बच्चों इसका 5 kg, इसे लिख सकते हैं v प्लस यू v माइनस यू। भाई v स्क्वायर माइनस इसका लिख सकते हो v प्लस यू v माइनस यू। u कितना है हमारा 2 है, और ये हमारा इधर दे रखा है, कैसे भी लिख लो, v क्या लिख लो 144/25। बच्चों 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, माइनस u कितना है हमारे पास, u हमारा 2 था तो ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 5, एलसीएम ले लोगे तो 144 माइनस 25 इंटू 4 100/25 आ रहा है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 5 इंटू 44/25 ये हमारे पास आ गया। 5 से काट दोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे तो 22 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4.2 से काटोगे तो 4.4 आ रहा होगा जूल। आंसर हमारे पास ऑप्शन में है क्या, 4.4 जूल। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग रहा छोटा सा था, लेकिन सब कुछ देने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, कांस्टेंट स्पीड है उसकी, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ इतना 0.1 x हमारा दे रखा है, 20 मीटर से 30 मीटर के बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले तो ये चल रहा है 20 मीटर टू 30 मीटर तक चला है, रिटार्डेशन फोर्स ये लग रही है, तो बच्चों रिटार्डेशन फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, F=ma होता है। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर हम ऐसे करके निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आ जाएगा। तो फोर्स कितनी है हमारे पास -0.1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 20 मीटर से लेके 30 मीटर तक वर्क डन आ गया, -0.1 बाहर निकाल लो, x²/2 आ जाएगा 20 से लेके 30 तक, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसको लिख देंगे 1/10 इंटू 1/2, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 400 आ गया, तो W इज इक्वल टू -1/20 इंटू 500 आ गया, काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। वर्क डन बच्चों हमारे पास आ गया है -25 जूल। और हमारे पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है ½ mv² माइनस ½ mu², जैसे इनिशियल फाइनल और ये इनिशियल। तो पहले तो क्या रखा है, पहले तो ये बॉडी मूव कर रही थी कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास इनिशियली कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 10, u कितना है बच्चों 10, 100 ये आ गया, तो इसे काटोगे तो 500 आ गया, है ना, 500 ये है, तो ये हमारा आ गया -25, काइनेटिक एनर्जी फाइनल -500, उधर जाएगा तो -25 + 500, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई, 475 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से वर्क डन को। बच्चों अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, मोमेंटम के ऊपर और पिछले वर्क डन के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो अब मैं आपको एक 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एज ए असाइनमेंट। आपको क्वेश्चन नंबर दिस, आफ्टर दिस ये वाला क्वेश्चन,
और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं एज असाइनमेंट। मैं इनका क्वेश्चन देता हूं भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, मैं नाम देता हूं जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर दिस इज 1, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में डालना है। फिर जिसके पे टिक लगाऊंगा मैं, आपको सभी को क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताना है। फिर हम देखते हैं कितने बच्चों ने इतना कंसेप्ट सीखा है जो अभी तक हमने समझाया हुआ है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।